वो कोचिंग के लिए अपनी ट्यूशन है। हेलो, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम षड विरेचन शत आश्रित है। 6 इंटू 100 कितना है? क्या है? विरेचन। ये इसका नाम है चैप्टर का, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? विरेचन शब्द को दोनों अर्थों में लिया जाता है। ऊर्ध्व विरेचन वमन है, अधो विरेचन विरेचन। वमन के योग कितने कितने? 300। चलो 355। और विरेचन के 245। अब अगर कभी भूल जाओ ना तो 3 और 2 में बड़ा कौन? 3। और 45 और 55 में बड़ा कौन? 55। तो 355 बड़े वाला बड़े के साथ जाएगा, छोटे वाला छोटे के साथ जाएगा। इससे क्या होगा, कभी तुम 345 नहीं कर पाओगे और 255 नहीं कर। 55 45 तो होंगे ही होंगे, और टोटल 600 है तो 300 200। ज्यादा वाले के साथ ज्यादा वाला रखना। अब सवाल ये है कि है क्या ये? जवाब ये है कि वमन करवाने के लिए चरक संहिता में कुल कितनी रेसिपी बताइए मेडिसिन देने की? 355। और विरेचन करवाने की 245। उसमें भी डिवाइडेशन है। अपनी चरक संहिता के उत्तरार्ध के अंदर एक स्थान है कल्प स्थान। तो कल्प स्थान में शुरू के 6 चैप्टर किसको समर्पित? वमनार्थ। और 7 to 12 ये किसको है? इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 चैप्टर में टोटल जो डिस्कशन होना है वो इन्हीं योगों का होना है। और इन 6 चैप्टर में जो डिस्कशन होना है वो 245 का होना। बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ेंगे और इन दोनों को मिला के विरेचन बोल दिए। अब ये चैप्टर का नाम है, स्टार्टिंग देखो, षड विरेचन शतानि भवन्ति। टोटल विरेचक योग कितने? 600। विरेचन के आश्रय 6। आश्रय का मतलब समझो प्रयोज्याम। जो ड्रग्स है उनके 6 यूजफुल पार्ट्स हैं जिनके अंदर विरेचक गुण वाले एल्कलॉइड होते हैं, ठीक। अब वो ड्रग अलग अलग हो जाएगी, जैसे भाई मूलम पत्रम फलम पुष्पम, है ना, त्वक शीत। ये जो प्रयोजांग है ना, इनमें से 6 ऐसे हैं जिनके द्वारा विरेचन के टोटल 600 योग कंप्लीट हो जाते हैं। उन 6 भागों के यूज, ठीक है। 5 कषाय योनि। कषाय योनि रसों पर आधारित है ना। और लवण रस की कोई भी कषाय कल्पना बन नहीं सकती। कषाय का मतलब काढ़ा समझो आप, ठीक। तो लवण का क्या काढ़ा बनाओगे? मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय का तो बन सकता है, लेकिन लवण जो होता है उसका काढ़ा कैसे बन सकता है? उसकी वटी कैसे बन सकती है? चूर्ण कैसे बन सकती है? वो तो लवण है, ठीक। इसलिए लवण नहीं होता बाकी 5 रस। तो ये हो जाएगी आपकी मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय, ठीक है। पंचविध कषाय कल्पना बचपन में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में। कल्पना का मतलब है फॉर्म ऑफ मेडिसिन। चरक ने 5 फॉर्म ऑफ मेडिसिन मानी है। चरक बराबर 5, सुश्रुत 6, काश्यप 7। इसने क्या माना? 5 प्लस क्षीर, और इसने 5 प्लस चूर्ण व अभिशव। अभिशव एक संधान या मध्य कल्पना। अब क्वेश्चन आता है कि किस आचार्य ने कषाय कल्पना में मध्य को सम्मिलित किया? काश्यप, ठीक है। अब ये 5 क्या है सुन? स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये तो जूस, ये चटनी, ये काढ़ा, ये कोल्ड इन्फ्यूजन और ये हॉट इन्फ्यूजन। सरस मतलब जूस हो गया, कल्क मतलब चटनी होगा, श्रुत। अब
श्रत को क्या बोल सकते, एक तो क्वाथ और दूसरा निर्यु, ये इसका पर्याय निर्यु। इसी तरह स्वरस का एक पर्याय क्या है, निर्यास। और कल के दो फेमस पर्याय प्रक्षेप और आवा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो घबराना नहीं, इन्होंने जब पहली बार पढ़ा था तो ये भी नहीं भूल रही थी। हिम किसको बोलेंगे, शीत। और फांट को चूर्ण द्रव। अब सब के बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में। ऑनलाइन वाले आंसर कर रहे हैं क्या आज, क्या बोल रहे हो भाई? अब सुनो, उसके बाद लिखा है महाकषाय कितने, 50। महाकषाय को और क्या बोला जाता है, दशिमा। महाकषाय को क्या बोलते हैं, दशिमानी, क्योंकि हर महाकषाय के एंड में क्या लिखा था, दशिमा। और इन 50 महाकषाय में ड्रग कितनी है, 5, है ना। तो भले ही वैसे नहीं हो, काउंट करने में उतनी नहीं होगी, लेकिन उस महाकषाय के हिसाब से जोड़े तो 10 × 50 कितने हो जाएंगे, 5। तो कुल कषाय कितने, 5। आओ देखें आगे बात कर। अब 600 विरेचक योग, एक्चुअल में ये वमन प्लस विरेचक, ठीक है। जो भी यहाँ लिखिएगा, मतलब जो यहाँ ऐसे लिख रखा है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। मैं कल्प स्थान है ना चरक संहिता का, उसको लिख रहा हूं यहाँ। पहला चैप्टर कौन सा, मदन फल। कितने योग है, 133। दूसरा जीमूतक, कितने योग है, 39। तीसरा इक्ष्वाक, कितने, 45। फोर्थ दामाक, कितने, 60। पांचवा कुटज या वत्सक, एक ही चीज है वो, 18। और छठा कृतवित, कितने, 60। इनको जब जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 305। ठीक है। अब बात को सुनना, इसको अपन ट्रिक से याद करते हैं ना, मदन जी इस धाम पर कूच करो, कूच करो। अब ये पर साइलेंट है, बाकी सब मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्क, कुटज और कृतवित। ठीक है। अब याद करना बहुत इजी है। मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य, तो श्रेष्ठ वो होता है जो शतक लगाता है, श्रेष्ठ वो होता है जो शतक लगाता है। शतक मतलब 100 के पार। तो जो बेस्ट होगा उसके मैक्सिमम योग देंगे आचार्य, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन कम है, समझ गए। उधर विरेचक में जाएंगे तो त्रिवर्त, तो वहां भी 100 प्लस सिर्फ त्रिवर्त के ही होंगे। तो वामक और विरेचक बेस्ट होंगे, उनके 100+, ये अंडरस्टूड है। इसलिए एक बार मैं इसको 133 की जगह ओनली क्या लिख देता हूं, 33। अब कुछ नहीं करना, 6 जोड़ दो बस, +6 +6, 33 + 6 39, 39 + 6 45। फिर तो फैंसी नंबर है 60 18 60, याद रह जाएगा। तो 33 39 45 60 18 60 ऐसे याद हो जाएंगे, वही यहां लिख रखा है। अब आते हैं विरेचक द्रव्य, और ये विरेचक द्रव्य कहां से शुरू होते हैं कल्प स्थान में, 7 8 9 10 11 12। बोलो पहला कौन, त्रिवर्त, कितने योग लिखूं, 110। दूसरा चतुरंगुल मतलब आरगवत, कितने लिखूं, 12। तीसरा बोलो लोत्र ऑब्लिक तिलवक, कितने लिखूं, 16। और बोलो स्नूही या सुधा, है ना, कितने लिखूं, 20। और बोलो सप्तला संखिनी, इनके कितने हैं, 39। और लास्ट
दंती द्रवंती कितने हैं 48। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 245। ठीक है, इसमें भी 100 प्लस इस एक की है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बढ़ते क्रम में 10 12 16 20 39 48। इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है, तीन तीन टुकड़ों में इनको चार को भले एक साथ याद कर लेना, 10 12 16 20 है ना। 14 18 किसी के नहीं होते हैं, बाकी डबल में चलेंगे। 10 12 14 है नहीं 16, फिर 18 है नहीं 20, और फिर ये लास्ट दो है 39 48। ठीक है, यही सब कुछ इसमें लिखा है। यहां पर्याय शब्दों का यूज हुआ है, जैसे देखो चतुरंगुल अपने पढ़ लिया, कौन है आर्यभट्ट। महावृक्ष स्नुई को कहते हैं, महावृक्ष स्नुई। फिर पेज पलटोगे तो सतला संख्यनी के वही 39 48 किसके इति षड विरेचन शतान, ये टोटल कितने हो जाते हैं 600। अब षड विरेचन आश्रय दिए, एक श्लोक लिख रहा हूं मैं। सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के अधिष्ठान है ना, कितने होते हैं, और ये सबको याद करना है। अब चल जा, मूलम पत्रम फलम पुष्पम, आगे बोलो, त्वक क्षीर सार एवच निर्यासो धातु कंदश्च दसम स्मृत। ऐसा है। अब इस कोटेशन को याद करने से तीन चार चीजें अपनी आगे काम जो है उनका आसान हो जाएगा याद करना। जैसे मैं आपको कहूं विरेचन के आश्रय क्या लिखूं, शुरू के 6। अब शुरू के 6 बोलने का मतलब यही है कि इसके शुरू के 6, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर। फिर शिरो विरेचन के कितने होते हैं, शिरो विरेचन आश्रय 7 होते हैं ना। क्या होते हैं, शुरू के 5 प्लस कंद और निर्यास। तो दो चीज तो ये याद हो गई, तीसरा ये खुद हो गया ना सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। ये जरूर से नोट कर लेना और ये याद करके आना। नेक्स्ट देखो, पांचवा कोटेशन लिखता है विरेचन के 6 आश्रय। तुम सीधे लिख दो शुरू के 6, बस इतने से याद रह जाए। नेक्स्ट 5 कषाय योनि, कौन सा नहीं होता, लवण नहीं होता। बाकी मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय। ठीक है, इसके लास्ट में एक शब्द लिखा है इति तंत्रे संज्ञा। इस पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे आत्रेय के शासन में किन का वर्णन हुआ था, अष्टमूत्र है ना। देखना अष्टमूत्र जहां खत्म होता है ना, इति आत्रेय शासन से, तो यहां लिखा है इति तंत्रे संज्ञा। तो कभी कभार वो ऐसे बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे टुकड़ा देके निम्न में से किससे संबंधित, तो फिर ध्यान देना किससे संबंधित है, 5 कषाय योनि से। तो कषाय योनि से है ना। अब कषाय कल्पना है, पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस कल्क श्रत शीत फांट। फांट का पर्याय चूर्ण द्रव, शीत का पर्याय हिम, श्रत का क्वाथ काड़ा निर्यास सॉरी निर्यु, और कल का प्रक्षेप और आवाक, और स्वरस का निर्यास या रस।
चलिए, स्वरस की परिभाषा चूंकि ब्रैकेट में है तो मूल संहिता की नहीं है, लेकिन अपने को पढ़नी है क्योंकि एग्जाम आई। यंत्र निष्पीड़ाद द्रव्याद रस स्वरस उच्चते। नींबू का रस निकालते हैं, मौसमी का निकालते हैं, गन्ने का निकालते हैं, तो यंत्र निष्पीड़ाद लिखा है इसमें। नींबू को काटा, बीच में रखा, दबाया जूस, तो यंत्र निष्पीड़न तो हुआ, वो उसका स्वरस हो गया। विमर्श की दूसरी लाइन शारंगर से। आहतात तत कृषाद द्रव्यात शुणात। अक्षुण का मतलब होता है बिना टूटा हुआ, तो शुण का मतलब हो जाएगा जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। समझ रहे हो? अब मैं बताता हूं, सुनो। पुराने जमाने में जैसे मान लो मौसमी का जूस निकालना, तो ऐसी मशीन तो थी नहीं, तो उसको पहले पूरा कुचलते थे। जैसे नीम के पत्तों का रस निकालना, तो कुचल के उसकी लुगदी बना दी, फिर कपड़े में डाला, और फिर उस कपड़े को या तो दबाया या यंत्र के बीच में, दो पत्थरों के बीच में रखा, तो उससे रस निकलता था। तो द्रव्य जब उसमें से स्वरस निकलेगा ना, तो मूल द्रव्य टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये फैक्ट है। आज भी जब जूस निकालते हैं मौसमी का, तो आप देखो कि जो उसकी मौसमी के अंदर डालते हैं, वापस बाहर निकलती तो एकदम क्या होती, लुगदी जैसी। तो यही परिभाषा आहतात मतलब छिन्न भिन्न। क्या लिखता है? द्रव्यात शुणात। अक्षुण का मतलब है अटूट, शुण का मतलब हुआ टूटा फूटा, है ना। तस्य निष्पीड़ितो यस्य रसवरस। उस शुणित या आहतात, या यूं कह दो कि टूटे फूटे लुगदी बने हुए द्रव्य दबाने से निकला हुआ रस क्या कहलाता? नेक्स्ट, विमर्श। अब नीचे से 1 2 3 4 5 लाइन। स्वरस से गुरुत्वाद पलम अर्धम प्रयोजित। स्वरस की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी? अर्ध पल बराबर कितनी? गधो 2 तोला। 1 पल में 4 तोला, है ना। ऐसा मानो 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 पल मतलब 40 ग्राम। और अगर तोले को 10 ग्राम ज्यादा मानते हो, तो कभी कभार पल को फिर 50 ग्राम मान लेते, है ना। हाँ, मतलब 48 में 50 के आसपास, ऐसे याद है। बाकी अभी गाना याद कराऊंगा, उससे सब याद रहे। स्वरस गुरुत्वाद पलम अर्धम प्रयोजित, ये स्वरस की औषधि प्रयोग मात्रा है। सुनना, अब एक होता है सूखे द्रव्यों का स्वरस। जैसे आप अगर मॉर्निंग में अभी जाओगे ना, या एफएस पे आसपास, अपना आंवले का रस देना, तो घर से निकाल के लाएगा वो, ताजा आंवले का नहीं होगा। आंवला भिगोया, उसको कुचला, उसका रस निकाला, और लेमन जैसे कलर का होगा, ब्राउनिश, और उसने अलग से बोतल में डाल रखा होगा, तो निकाल के दे, वो सूखे आंवले का रस है। तो अगर आप सूखों का स्वरस लें तो मात्रा डबल, दुगनी। और अगर पुटपाक स्वरस से निकले हुए स्वरस की मात्रा ले तो भी, तो फर्स्ट आंसर तो स्वरस का यही है, लेकिन वो बोले कि सूखों का स्वरस या पुटपाक स्वरस, तो मात्रा कितनी कर देना? एक। फर्स्ट आंसर आधा पल ही है, ठीक है। पुटपाक स्वरस जैसे वासा है, नीम, इनका रस निकालना बहुत मुश्किल, तो क्या करते हैं, इनके पत्तों की लुगदी बना लेते हैं, उसके ऊपर मिट्टी लपेट देते हैं, और बाटी की तरह अंगारों में डाल के छोड़ देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी तो जगह छोड़ेगा, वहां से हटेगा। वो उन अंगारों के बीच में पड़ा है, और जितना भी लिक्विड है वो बाहर जा नहीं सकता। मिट्टी सूखने के बाद हार्ड हो जाती है, पत्ते वत्ते लपेट रखे होते हैं। तो वो जो पत्ते हैं, उसके जो लुगदी बनी हुई है, उसके अंदर जो पोर्स है, एक तो उनकी साइज बढ़ेगी हीट की वजह से, तो उनके अंदर का रस बाहर आ जाए। समझ रहे हो? अब इस तरह से 2-3 घंटे बाद उसको बाहर निकालेंगे, मिट्टी हटाएंगे, फिर उसको दबाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा वो, और अब जूस आराम से निकल जाएगा उसको पुट पाक स्वरस कहते हैं। पुट का मतलब ये आग में डालना, आग में डाल के पकाया हुआ,
फिर रस निकालो, तो उसकी मात्रा और सूखे के सरस की मात्रा कितनी? एक। आओ सुनाओ। कल्क सिंपल लिखा है, यह पिंडो रस पिष्टाना, बस पिष्टि क्रिया, पिष्टि जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं, आंवले की पिष्टि, उसमें जूस अलग नहीं किया अपन ने, बस कुचल दिया उसको। तो पिष्टि का मतलब ही कल क्या? चटनी। अब काम की बात सुनो, अगर अभी आप लोगों को अगर ध्यान नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आगे अपन शारंगर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे औषध द्रव्यों में कल्क दिए जाए, मतलब बहुत सारे डिजीज में। प्रचलन में कम है अभी कल्क, क्योंकि कल्क के लिए पेशेंट को खुद को मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर तो लिख देगा कि ये द्रव्य लाना है, इनकी रोज चटनी बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, पेशेंट को मौत आती है, तो डॉक्टर फिर कल्क को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में पहले कल्क चलते थे। तो अब कल्क की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी होती है? 1 तोला। ठीक है, कल्क की जगह अब वटी चूर्ण चलते हैं। वटी और चूर्ण दोनों ही इनमें नहीं है 5। इसका कारण यही है क्योंकि वटी और चूर्ण दोनों ही कल्क फॉर्म में तो है। सुखा दिया तो चूर्ण, बाइंडर डाल दिया तो वटी। समझ रहे हो? तो चूर्ण कह दो, वटी कह दो या कल्क कह दो, सबकी औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी? 1 तो। ठीक है, नेक्स्ट विमर्श में, हाँ ठीक है 1 तो। नेक्स्ट देखो, विमर्श में अगर देखना चाहो तो वैसे मैं लिखवा दिया, शारंगर की परिभाषा लिखा, शिला पिष्टम शुष्कम व सहजल। तो शुष्क हुआ तो चूर्ण हो गया ना। फिर प्रक्षेप और आवाप इसके पर्याय, और प्रयोग मात्रा 1 कर्ष मतलब 1 तोल। नेक्स्ट क्वाथ, काढ़ा, सिंपल परिभाषा, वन्नी तु कथितम, आग पर जिसको लंबे समय तक उबाला गया। अब फांट में और क्वाथ में ही फर्क है। फांट को उबालते नहीं है, इसको कंटिन्यूस हीट करते हैं। फांट में तो गर्म पानी में दवाई डाली, उसको मसला, छाना और दिया। तो क्वाथ जो है, वन्नो तु क्वथितम शब्द है। यहाँ क्वथित का मतलब ही उबला हुआ। उबलते उबलते पानी आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, 1/8 रह जाए, जो भी निर्देशित हो उसके हिसाब से, इसको ही चिकित्सक क्या बोलते हैं? श्रत बोलते हैं। सुनते रहना, आगे चलोगे। विमर्श लिखता है, काढ़ा बनने के बाद में उस पर ढक्कन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ढक्कन लगाने से काढ़ा दुर्जर हो जाता है, पचने में भारी। अपिदान मुखे पात्रे जलम दुर्जरता वर्जित, तस्माद आवरणम त्यक्त्वा, आवरण का त्याग करे। किसमें? क्वाथ आदि में। ये और क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला स्टेटमेंट लिख दे कि क्वाथ को ढककर नहीं रखना चाहिए, और दूसरा दे दे क्योंकि ढककर रखने से क्वाथ बासी हो जाता ना, दुर्जर हो जाता। तो सेंटेंस ये सही है, बी गलत भी है और नहीं इसका कारण है, सी हो जाएगा आंसर इसका। समझ गए? यार टाइप क्वेश्चन का पैटर्न पता होगा ना। एक लाइन छोड़ के आगे लिखता है, आहार रस पाके च संजाते द्विपलोन्मिता, क्वाथ की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी? 2 पल ना। और सुनना, क्वाथ और आपका हिम और फांट, ये तीनों छान के पिए जाते हैं। तो जिनको छान के पिएंगे उनको 2 पल पिए, और जिनमें रॉ मटेरियल अंदर जाएगा वो 3 ही है, कल्क, वटी और चूर्ण। ये पूरा पूरा मटेरियल अंदर जाता है, कुछ भी उबाल के अलग नहीं किया जाता, वो 1 तो। समझ गए बात? तो ये 2 पल है। नेक्स्ट शीत, द्रव्याद आपोथितात तत्त्वे तत् पुनर्निशि, निशि को पकड़ लेना बस। निशि मतलब रात, रात मतलब ठंडी, ठंडा मतलब शीत या हिम। पहले दिन रात को दवाई डाल के और पानी में छोड़ दी, कोई उसको गरम गरम कुछ नहीं किया, इस लाइन के हिसाब से। टीका बोल रही है गर्म पानी में डालो, लेकिन रात भर पड़ा रहा तो पानी ठंडा हो गया, सुबह उसको मसल के और छान के पिया,
तो रात होनी जरूरी है किसमें, हिम या शीत। अब इतने मूर्ख बच्चे, पिछली से पिछली बार क्वेश्चन आया था ये, निशी लिखा हुआ भी था, और कई जाके और उसमें क्या करा है, फांट कर, क्योंकि उसने लिख दिया था प्रतप्ते निशी। अब फांट के अंदर निशी की कंडीशन ही नहीं है ना। अब प्रतप्ते उसने कहां से लिखा, यहां से लिखा, गंगाधर की टीका से। गंगाधर कह रहा है ये जो यहां पर शब्द लिखा है ना, तत् पुनेर निशी, वो तत् पुने नहीं है, वो प्रतप्ते है। अब निशी तो है ना, भाड़ में गया, तपते है कि नहीं। निशी आ जाए तो पक्का कौन, शीत या हिम। और हिम के अंदर है से 6 बना दो, 6 गुना जल। इसके निर्माण में कितने गुना पानी काम में लेते हैं, 6। फांट बराबर 4, कितना, 4। मात्रा इसकी भी वही, कितनी, 2 पर, और इसकी भी 2 पर, लेकिन लेंगे कितना, 4 गुना जल। अब यहां देखो, क्षिप्तो उष्ण तो है, साफ लिखा है। अब इसमें आपको 2 कंफ्यूजन हो सकता है, या तो आपके क्वाथ लग सकता है, लेकिन वहां क्वथित लिखा हुआ स्पष्ट, यहाँ कोई क्वथित नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्वाथ में मर्दित नहीं हो सकता, मसल तो थोड़ी क्वाथ, इसमें स्पष्ट लिखा मर्दित। गर्म पानी में डाला यवकूट द्रव्यों को, अच्छे से मसला, छाना और पिला। हिम इसलिए नहीं है क्योंकि रात नहीं है, बाकी दोनों बातें तो फिर भी हो सकती। तो निशी इंपॉर्टेंट, निशी आए तो पक्का शीत या हिम। मात्रा वही, कितनी, 2 पल, और पर्याय चूर्ण द्रव। मंथ किस प्रकार की कल्पना, देखो सारंगर, मंथ एक फांट कल्पना। डायरी में लिख देना, ये लिख देना। हाँ तो बोलता है मंथ हो कोई फांट भी। नेक्स्ट, पंचविध कषाय कल्पनाओं के लिए कुछ लिख रहा। तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्य, सबसे ज्यादा बलवान तो फ्रेश जूस ही होगा, स्वरस। लेकिन सुश्रुत ने उसके भी आगे माना है शीर, लेटेक्स। तो शीर तो और ज्यादा तीक्ष्ण होता है, लेकिन चरक अनुसार क्या है, स्वरस। अब सवाल उठता है कि जब सबसे बलवान स्वरस है तो कल्क, क्वाथ, श्रत, हिम, फांट क्यों बने। आंसर है कि मनुष्य का शरीर 3 तरह का होता है, उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल। रोग भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अल्प बल। तो सीधे आए डोज थोड़ी चला देंगे। रोग और रोगी की गंभीरता को देखना, यही इस कोटेशन में लिखा। व्याधि और आतुर, इन दोनों के बल से यह डिसाइड होगा कि कौन सी कल्पना देनी। इसने कह दिया, मैंने तो सीक्वेंस बता दिया कि सबसे पावरफुल स्वरस, ठीक। न तू एवं खलु सर्वत्राणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, क्योंकि सब जगहों पर सभी उपयोगी नहीं होती। सही बात है। जैसे एक पेशेंट को अपन किसी चीज का काढ़ा देते हैं, कोई चूर्ण देते हैं, है ना। और ये स्वरस और कल्क, हिम और फांट ये प्रचलन में कम है। हिम तो फिर भी कुछ लोग देते हैं, फांट वगैरह कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 महाकषाय तथा 500 कषाय। चरक संहिता के 50 महाकषाय में पाचनीय महाकषाय नहीं है, लेकिन दीपनीय है। तो याद ऐसा करना, 50 में पाचन नहीं होता, 50 में पाचन नहीं। अब जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं पढ़ना, तो आप एक चीज देखना, जीवनीय, ब्रंगणीय, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय, दीपनीय,
ये 6 महाकषायों का एक वर्ग, ठीक है। इनके पीछे ये शब्द, जीवनियों, ब्रंगनियों, लेखनियों, वेदनीय, ऐसे आगे चलते हैं। उनके पीछे खाली यह आएगा, बल्य, वर्ण्य, कंठे, हृदय। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेगा जीवनीय आदि कितने महाकषायों का वर्ग? 6। बल्य आदि 4। इस पूरे सिस्टम की टेबल बना रखी है। जिनके पीछे ये आता है वो कितने हैं? 6। जिनके पीछे ओनली ये आता है वो कितने हैं? 4। लेकिन आपको पहला याद रखना है। तो मैं ऐसे बोलूंगा जीवनीय आदि कितने वर्गों का महाकषाय, वो कितने महाकषायों का वर्ग है? 6। बल्य आदि 4। तृप्तिग्न आदि 6। स्तन्य जनन आदि, स्तन्य जनन आदि 4। स्नेहोपग आदि 7। छर्दी निग्रहण आदि 3। पुरी संग्रहणी आदि, कासर आदि 5। दाह प्रशमन, शोणित स्थापन। अब ध्यान से देखो 5 कहाँ का है? 1 2 3 4, 4 जगह क्या है? 5। ये 4, ये 4, ये 6, ये 6। 7 सिर्फ एक ही, कौन सा? स्नेहोपग। 3 सिर्फ एक ही है, कौन सा? छर्दी निग्रह। 4 वाले 2 हैं, तृप्तिग्न, सॉरी ये स्तन्य जनन और बल्य। और 6 के 2 हैं, जीवनीय और तृप्तिग्न। बाकी सब क्या है? और मिलान में आ सकते हैं नंबर देख, क्योंकि श्लोक में लिखा हुआ षटक, पंचक, ऐसे। जीवनी आदि ये षटक है, 6 महाकषायों का वर्ग। समझ गए बात को? चलो अब पहला, जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकुली, शीर, काकुली, मुदक पर्णी, मास पर्णी, जीवंती, मुलेठी, इति दशेमानी। महाकषाय क्या बोलते हैं? दशेमानी। और भाव प्रकाश में जीवनीय वर्ग, उसमें 12 द्रव्य, 10 तो यही जीवनीय महाकषाय वाले। याद रखना, भाव प्रकाश में जीवनीय महाकषाय नहीं है, जीवनीय वर्ग है। तो वो भाव प्रकाश चरक नहीं दे तो भी तुम्हारी बुद्धि खराब कर सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवनीय वर्ग का द्रव्य है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखना वर्ग आए तो भाव प्रकाश, महाकषाय चरक के ही। उसने क्या जोड़ दिया? रिद्धि और वृद्धि। लिखो ये भाव प्रकाश का जीवन्य वर्ग 12 द्रव्य, 10 तो यही जीवन्य महाकषाय के, 2 कौन से? रिद्धि वृद्धि। फिर उसके बाद में और सुनो, भाव प्रकाश ने अष्टवर्ग दिया। अष्टवर्ग 8 द्रव्यों का एक समूह दिया। उसमें उन्होंने 6 तो लिए चरक वाले जीवनीय महाकषाय के, मतलब जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकुली, शीर। और 2 फिर खुद वाले जो थे वर्ग वाले एक्स्ट्रा, रिद्धि वृद्धि, वो जोड़। तो अष्टवर्ग के द्रव्य क्या हो गए? जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकुली, शीर, काकुली और रिद्धि वृद्धि। ठीक, अब ये दिए, ठीक है। इसके बाद में अष्टवर्ग के द्रव्यों के भाव प्रकाश ने प्रतिनिधि द्रव्य, मतलब अगर ये 8 चीजें नहीं हो तो इनकी जगह फिर किसी और को लें। तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों की ट्रिक है विदारी, वरी, अश्व, वराय। ठीक है, विदारी का मतलब क्या है? विदारी कंद। विदारी कंद किसका प्रतिनिधि है? शुरू के 2, जीवक, ऋषभक। दूसरा बोलो, वरी मतलब शतावरी। ये किसकी जगह होगा? मेधा और महामेधा नहीं हुए तो क्या दे सकते? वरी मतलब शतावरी। तीसरा
अश्वगंधा, अश्वगंधा किसकी जगह? यस, अश्वगंधा, काकोली, शीर का, लास्ट वराही, वराही कंद किसमें? रिद्धि वृद्धि के स्थान। तो विदारी, वरी, अश्व, वराही 8 अष्टवर्ग के द्रव्यों के ये 4 प्रतिनिधि है। 2 द्रव्यों की जगह 1 है, मतलब जीवग्नि हो तो भी विदारी कंद और ऋषभग्नि हो तो भी विदारी कंद। एक बात और बहुत ध्यान सुनिएगा, विदारी कंद इज अ डिफरेंट ड्रग, विदारी गंधा इज द सिनोनिमस ऑफ शालपाणी, तो कंफ्यूज कर सकता है। विदारी गंधा शालपर्णी का पर्याय है, तथा यह विदारी कंद से भिन्न है, अलग ड्रग। समझ गए ना? यस। नेक्स्ट, अब सुनो, 3 पर्याय है, वर, वरा, वरी। वर नागकेसर, वरा त्रिफला और वरी शताब्द। वर, वरा, वरी, वर नागकेसर, वरा त्रिफला, वरी शताब्दी। ध्यान से देखो, लास्ट में वही अक्षर आ रहे हैं इनके, वर नागकेसर, वरा त्रिफला, वरी शताब्दी। चलो नेक्स्ट, दूसरा महाकशा क्या लिखा है? ब्रह्मणी। अब सुनना बात जो समझाने जा रहा हूं, महाकषाय पढ़ने की। महाकषाय पढ़ने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो अपन पढ़ रहे हैं और उसी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर अपने वाले मेथड से पढ़ते हैं तो 2% चांस ये है कि सवाल सॉल्व नहीं भी हो, लेकिन 98% चांस है कि सवाल सॉल्व हो जाए। 2% के लिए 1 से लेके 50 तक महाकषाय मैं रटवाना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इतने टाइम में आप लास्ट में जाके पूरा सूत्र स्थान निपटा दो। इतना टाइम अगर अभी खराब तो अपन महाकषाय को जिस ढंग से पढ़ रहे हैं आप लोगों को उसी ढंग से पढ़ना है। जैसे अभी है ब्रंगणी है, तो ब्रंगणी में हमेशा याद रखना है कि जिसमें शीरिणी, काकोली और शीर काकोली ऐसा आ जाए वो महाकषाय कौन सा? ब्रंगणी। या फिर जो दूसरा तरीका है खराब वाला, वो है शीरिणी रास हो कैसे बैठ के और पंडित जी की तरह एकदम मंदिर में जैसे मंत्र जपते हैं वैसे जपते रहना, कभी ना कभी हनुमान चालीसा याद हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा अगर जीवन में याद होगा तो कितनी आरतियां, कितने मंत्र, तो संभव नहीं। क्योंकि अपना सिलेबस जो है ना तो इतना है कि अगर आप 50 महाकषाय रटोगे ऐसे फिर चरक सूत्र 27 पूरा रटो, अन्नपान। तो एक एक चीज रट के ठीक से आंसर करना ये ठीक बात नहीं है। अपन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके में अगर तुम निपुण हो गए, अगर वो तरीका समझ गए, पक्का है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रंगणी में इतना ही याद करेंगे, शीरिणी से स्टार्ट है, काकोली, शीर काकोली जिसके अंदर पड़ा है वो कौन सा है? ब्रंगणी। नेक्स्ट, लेखनी। लेखन का मतलब वेट रिड्यूस करने वाला। मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटु, रोहिणी, चित्रक, चिरबिलु, हेमवती। ध्यान से सुनना, ये सारे द्रव्य उष्ण, कटु, तीक्ष्ण और रुक्ष। हेमवती एक शब्द लिखा है, वो सफेद बच्चा को कहते हैं, सफेद बच्चा। और वचा जो है या कुटकी है, ये सब शोधन से संबंधित द्रव्य। कटु, रोहिणी किसका पर्याय है? कुटकी, है ना? तो मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा। अब सुनना, मुस्त कुष्ठ को एक साथ याद करो, हरिद्रा दारू हरिद्रा को एक साथ याद करो, और फिर 2 वचा पढ़िए, एक पहले
और एक बाद में हेमवती। तो इसको देखते ही समझ में आ जाएगा, तुम कहीं ना कहीं से टकरा जाओगे, अरे ये तो वो है लेख, वेट रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट। विमर्श में शारंगधर का श्लोक है, लेखनीय द्रव्यों की परिभाषा। धातून मलान व देहस्य विशोषियेत लेखनीय यत लेखनम तद यथा शोद्रम नीरम उष्णम वचा और यव। शारंगधर के जो एग्जाम्पल है वो फिक्स। लेखनीय द्रव्य उसने 4 बताए, शहद, गर्म पानी, वचा और यव। तो 2-2 वचा पड़ी इसके अंदर। हेमवती सफेद वचा, बाकी हरिद्रा के बाद वचा ही है। तो जो धातु और मलों का देह में शोषण कर दे और फिर उनको वहां से निकाल दे, मतलब सुखा कर निकाले, वो क्या है? लेखनीय। आगे लिखता है सुश्रुत लेखनम अनिल अनल भूयिष्ठम। वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता से युक्त होते हैं लेखनीय द्रव्य, क्योंकि सुखाने के लिए वायु और अग्नि चाहिए। नेक्स्ट, भेदनी। मैंने आपको शायद परसों क्लास में बताया था भेदन के बारे में कि पिंडित मल को तोड़ने वाले द्रव्य भेदनी है ना। तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग लेगिस्टिव चाहिए, क्योंकि वेरी हार्ड स्टूल। स्टार्टिंग की सॉरी सुआ, निशोत, फिर लिखा है अर्क, आंकड़े के लेटेक्स से ज्यादा तीक्ष्ण तो क्या ही होगा। फिर आगे देखो उरुबुक, कैस्टर, है ना। फिर क्या लिखा? अग्निमुखी, लांगली। ठीक, फिर लिखा चित्रा चित्रक चिरबिल, मिला। आगे जाके लिखता है शकुलादिनी। कौन है शकुलादिनी? कुटकी। और आगे लिखा है स्वर्णशीरी, इसको बोलते हैं मेडागास्कर ट्री, स्वर्णशीरी को। ये भी अर्क की तरह ही होता है, इसमें से व्हाइटिश गोल्ड कलर का लेटेक्स निकलता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेगिस्टिव। तो कहने का मतलब यहां पर जो आपको काम की चीज मिलेगी उसकी स्टार्टिंग देखो, निशोत, अर्क और अरंड तीनों ही स्ट्रॉन्ग लेगिस्टिव है। फिर उसके बाद में आगे देखो चित्रा चित्रक चिरबिल, मिला। और फिर लास्ट में क्या लिखा है? शकुलादिनी और शकुलादिनी कुटकी। अब लिख दो पित्त रेचक द्रव्य। कौन कौन से? कुटकी, अरंड और नौसा, ठीक है। और पित्त रोधक, पित्त रोधक अफीम। तो पित्त का रेचन करवाने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है? मतलब रेचन का मतलब वही तो हुआ कि भेदन कराएंगे। तो सुवा, अर्क, उरुबुक, फिर चित्रा चित्रक चिरबिल, फिर शकुलादिनी और स्वर्णशीर, ये सब क्या है? भेदनीय महाकषाय। नेक्स्ट, विमर्श में भेदनीय की लाइन दी हुई है शारंगधर से, पढ़नी है, याद तो करनी है, तो फिर यहीं से करते हुए चले। मल आदिकम अबद्धम या यदबद्धम पिंडित, पिंडित शब्द इंपॉर्टेंट। भित्वा अधे पात्यते भेदनम कुटकीयत। शारंगधर का भेदन का एग्जांपल ओनली कौन है? नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ोगे तो रेचन द्रव्यों की परिभाषा दी हुई है। विपक्वम यद अपक्वम व मलादिकम द्रवता नयेत। द्रवता से पकड़ना है। रेचन द्रव्य कौन से होते हैं? जो द्रवित करके निकाल, जैसे त्रिवत, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो 3 चीजें लिखी हुई मिलेगी। अग्रेस, त्रिवर्त सुख विरेचना नाम, चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम, स्नुई शीर तीक्ष्ण विरेचना नाम। सुख विरेचक अग्रह कौन है? त्रिवर्त। तीक्ष्ण विरेचक कौन है? स्नुई। और मृदु विरेचक कौन है? आर्ग। नेक्स्ट, आगे देखिए। संधानी,
संधान का मतलब क्या? जोड़ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोज 2 से सवा 2 घंटे बोलता हूं, अपने से ज्यादा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गला टूट गया, है ना। ज्यादा बोलने से या वोकल कॉर्ड अगर ज्यादा काम करेगी तो वहां ड्राइनेस आएगी। तो म्यूकोजल इरोजन है बेसिकली, है ना। अब अपन कहते हैं मुलेठी खाओ ठीक हो जाएगा गला, कहते हैं ना, क्योंकि हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो हीलिंग भी तो एक तरह की संधान प्रक्रिया ही हुई। जैसे घाव भर नहीं रहा, उस पर अगर हीलिंग एजेंट लगाएंगे तो बेसिकली वो दोनों किनारों का संधान ही तो करेंगे। इसके अंदर हीलिंग एजेंट भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट जोड़ने वाले होंगे। क्या लिखता है? मधु मधु सॉरी मधुक मधुपर्णी, मुलेठी मधुपर्णी गिलोय का पर्याय है क्योंकि उसका विपाक मधुर होता है ना। गिलोय का वीर्य उष्ण, रस तिक्त, तिक्त रस का द्रव्य, कितना विचित्र द्रव्य, तिक्त रस का द्रव्य जिसका वीर्य उष्ण है लेकिन विपाक मधुर। तो मधुक मधुपर्णी। आगे चलते हैं, समंगा मोचरस धात की लोद्र प्रियंगो। इन द्रव्यों को आप अभी से ठीक से याद कर लो, ये आपको 3-4 जगह मिलेंगे। और ये जो कॉम्बो इन 5 का वो आपको हमेशा यही करता हुआ दिखेगा, जोड़ता है चीजों। अब मल के अर्थ में अगर सोचें तो ये कौन सी क्वेश्चन करा देंगे? स्तंभक हुए ना भाई, यूनियन प्रमोटर या संधानी का मतलब क्या है? जोड़ के रखे। तो मुलेठी मतलब मधुक मधुपर्णी से स्टार्ट, और समंगा मोचरस धात की लोद्र प्रियंगो जिसमें पड़े वो पक्का कौन सा महाकषाय? संधानी। नेक्स्ट दीपनी, इसके पास हम फिर से लिख देना कि पाचनीय महाकषाय चरक में नहीं होती। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवेर अम्लवेतस मरिच। अब सडूषण के द्रव्य तो पड़े, लेकिन लाइन को देखें तो बीच में अम्लवेतस है, पंचकोल प्लस अम्लवेतस प्लस मरिच, तो कौन सा महाकषाय? आगे लिखा है बल्लातक अस्थि, मतलब बल्लातक की गुठली, नॉट बल्लातक, कौन? बल्लातक की गुठली। और हिंगू, हींग, हींग दीपन कर्म करता है। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेसिकली, पंचकोल प्लस अम्लवेतस प्लस मरीचाय तो दीपनी है। और सीधा सडूषण आएगा तो कोई और होगा, अभी आगे आ जाएगा, कौन सा? शूलम, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट विमर्श में शारंगधर के अनुसार पचेत न आमम वन्नी कृतम दीपनम, जो आम बना हुआ उसको नहीं पचा है लेकिन अग्नि बढ़ा है, वो द्रव्य क्या कहलाते? दीपन। एग्जाम्पल सौंफ, मीसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो बल्ल महाकषाय। बल अंतारम किसका पर्याय था? अब ऐन्द्री एक ड्रग होती है तो बल्ले ऐन्द्री से शुरू होता है। ऐन्द्री ऋषभि अतिरसा, ऋषभि बोलते हैं कोंच को, ऋषभि। अब याद ऐसे रखना, जैसे ऋषि के बाल होते हैं वैसे ही इसके बीच के चारों तरफ रोए होते हैं, ऋषभि है। फिर अतिरसा सतावरी, ठीक है। फिर आगे जाकर लिखा हुआ है अश्वगंधा, मिला? तो अश्वगंधा सतावरी का कॉम्बो पड़ा है, ऐन्द्री से शुरू है, इससे ज्यादा बलवान भला कौन होगा? फिर भी लास्ट में और देख लो, बला अति बला, तो ऐन्द्री से शुरू हो, शतावरी और अश्वगंधा पड़े हो, बला अति बला पे खत्म हो, पक्का कौन सा? बल्ले। नेक्स्ट वर्ण। देखो वर्ण जो है ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्शन है उसको ठीक करना पित्त का काम। अगर पित्त सम्यक है तो वर्ण ठीक है, पित्त कुपित हो गया मतलब बढ़ गया तो ब्लैक स्पॉट होने लगेंगे, स्किन रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे, समझ रहे हो? अब अगर आपको पित्त को कम करना है तो कैसे द्रव्य देने पड़ेंगे? शीतल, या यूं कह दें तिक्त मधुर कषा, तमक पित्त शामक। लाइन देखो, चंदन तुंग पद्मक उसीर मधुक मंजिष्ठा सारी, एक भी उष्ण नहीं है, या तो मधुर है या तिक्त है या कषाय, चंदन कषाय तिक्त,
तुंग पद्मक उसीर, तुंग नाग केसर रक्तपित्त का शामक, पद्मक कमल का भेद ठंडा है, फिर उसके बाद में उसीर खस जो घास होती ठंडी को, फिर मुलेठी, फिर मंजिष्ठा पित्त रक्त शामक है ना। आगे सारीवा, ये भी क्या है, पित्त रक्त शामक है। लास्ट में सीता और लता, ये दोनों दूब है, तो दूब तो ठंडी होती है, रक्त पित्त में इसका नस्य देते हैं अपन। तो चंदन तुंग पद्मक उसीर मधुक मंजिष्ठा सारीवा डॉट 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 सीता और लता, पक्का कौन सा वर्ण, इसमें हल्दी नहीं हो। वर्ण महाकषाय में कौन नहीं है, हरिद्र। यहां पर राइटर ने अपने हिसाब से कुछ द्रव्य दिए हैं। अगर किसी एग्जामिनर के पास में कोई क्वेश्चन बनाने का मटेरियल नहीं बचे तो मिलान करने में आपसे करवा सकते। जैसे तिक्त रस वाले द्रव्य आमाशय पे काम करते हैं, एंटासिड है। आमाशय में दिक्कत क्या हो सकती है, एसिडिटी। अर्जुन हृदय पे काम करता है। कषाय और अम्ल रस के द्रव्य पेशियों को मजबूत बना। सुषुम्ना पर कुपिलु काम करता है, स्पाइनल पॉइजन है ये। नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम पर तगर, तगर आदि कैप्सूल आती है जिनको निद्रा वगैरह होती है उनको देते हैं। और रक्त पर लोहा काम करेगा। वैसे कुछ याद करने जैसा है नहीं, बस ये पेशी वाला और आमाशय वाला देख लेना। आमाशय में एंटासिड हिसाब से तिक्त और पेशी पे कषाय और अम्ल। नेक्स्ट कंठ महाकषाय। कंठ मतलब वही गले को ठीक करने वाले, तो मुलेठी होगी कि नहीं होगी, होगी होगी। सारीवा इक्षु मूल मधु मिला। फिर आगे जाके लास्ट बोलता है ब्रैती कंठकारी। अब ब्रैती और कंठकारी ये छोटी कटेरी बड़ी कटेरी है, और कटेरी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कास्ट, है ना। तो जिसका गला खराब होता है उसको खिचखिच होती है, और खिचखिच बेसिकली खांसी होती है। तो कंठ में वही काम करेंगे जो खांसी में काम करते हैं। अब कुछ हीलिंग एजेंट डाल दिए जो लोकली काम करेंगे, बाकी खांसी वाले डाल दिए ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट देंगे, वहां पर माइक्रोब ग्रोथ को कम करेंगे, म्यूकस सिक्रेशन को कम करेंगे। तो सारीवा इक्षु मूल मधु ये तो हीलिंग एजेंट हो गए। और लास्ट में जो लिखा है ब्रैती कंठकारी, ये पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी को एनहेंसमेंट बूस्ट उसको ठीक। तो जो सारीवा इक्षु मूल मुलेठी मधुक से स्टार्ट हो और ब्रैती कंठकारी पे खत्म हो, वो कौन सा, कंठ। फिर भी नहीं याद आए, कंठकारी बराबर कंठ, जो कंठकारी पे खत्म हो रहा होगा वो क्या है, कंठ। नेक्स्ट हृदय महाकषाय। आचार्य यहां पर लिखते हैं हृदय शब्द, नॉट हृदय। ये हृदय तो हार्ट, इन्होंने जो लिखा है ये वो वाला हृदय जो मन को अच्छा लगे, मतलब जो रुचि कारक। और रुचि उत्पादन में अम्ल रस से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर जोर की भूख लगी हुई और कोई तुम्हें नींबू संतरा आम इनकी स्टोरी सुना है तो सलाइवा सिक्रेशन होने लग जाए, इतना रोचक होता है। क्या लिखता है, आम्र आम्रा तक लिकुच कर्मर्थ वृक्षाम्ल अम्ल वेतस कुवल बदर दाढ़ी मातुलु। एक भी चीज मीठी नहीं है, कड़वी नहीं है, सब क्या है, खट्टी। अब यहाँ आम रामरा तक लिखा है तो दोनों आम के भेद है। आम खट्टा होता है, फिर लिकुच खट्टा होता है, फिर कर्मर्द वृक्षाम्ल अम्ल वेतस में तो नाम से पता चल रहा है। फिर बेर ही बेर दिए हैं, कुवल बदर, फिर दाढ़ी मनार, मातुलु नींबू। अब ध्यान से सुनना, ये द्रव्य खट्टे होने के साथ साथ सुगंधित भी होते। तो एक तो खट्टा और एक सुगंधित, अगर दोनों चीज हो तो मन को अच्छा पक्का लगेगा। इसलिए हृदय महाकषाय के अंदर वो द्रव्य है जो सुगंधित प्लस खट्टे। लेकिन ये बात जो है, इस बात से ये वेरीफाई नहीं होता कि ये कार्डिक टॉनिक, दोनों चीजें अलग है ना यार। ये तो रुचि उत्पादक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को ठीक करने वाली दवाइयां आएगी। तो ये दवाइयां किसी भी हाल में हार्ट पर पॉजिटिवली कोई इफेक्ट करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये जो है इस किताब के टीकाकार, उन्होंने इंग्लिश में लिखा कार्डिक टॉनिक। और मैं कहता हूं अगर ये कार्डिक टॉनिक होते
तो आचार्य इसके अंदर अर्जुन तो रखते, चलो अर्जुन भी नहीं रखते, कोई तो अम्ल रस के अलावा कोई चीज तो रखते। इस अगर इसको कार्डिक टॉनिक मानो तो फिर खट्टी चीजें सारी हार्ट के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। समझ रहे हो? तो ये भले ही अपने हिसाब से कुछ भी कह रहा हूं, अपने को कैसे याद करना, हृदय मतलब जो मन को अच्छे लगे, और ये सारे द्रव्य अम्ल प्लस सुगंधित है, इसलिए ये क्या है, हृदय महाकर्षण। नेक्स्ट देखो, इसने लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी 2 पेज की, इसके आगे का पढ़ेंगे कल, उस वाले बैच में आ जाओ। तब तक 1 से 10 कल पढ़ के आना, 1 से 10 महाकर्षण, तब फिर आगे वाले में मजा आएगा। ठीक है।